हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की वीडियो दोस्तों उत्तराखंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1। आप उत्तराखंड की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीसीएस, लोअर पीसीएस, ग्रुप डी, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, पुलिस, कनिष्ठ सहायक, भंडारपालक और सचिवालय रक्षक, जितने भी एग्जाम आने वाले टाइम पे होने वाले हैं उत्तराखंड में, आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो सीरीज में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे लाइव क्लासेस के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पशु चारक जो जानवरों को चराते हैं, पशु चारक वर्ग का देवता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भगवती, गौरिया, सैम या एडी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड में पशु चारक वर्ग का देवता माना जाता है किसे? एडी को। और ध्यान रखिएगा, एडी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये पेपरों में पूछा भी जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? शिकारी देवता। तो उत्तराखंड में शिकारी देवता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये भी जाने जाते हैं एडी। ठीक है दोस्तों, तो एडी। अब एडी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकते हैं? जो एडी हैं इनका मूल नाम क्या है? तो एडी का जो मूल नाम है वो है ट्यूना। ठीक है दोस्तों, और इनके भाई का नाम जो था, इनके भाई थे वो थे ब्यूना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। तो एडी का जो मूल नाम है ट्यूना, या फिर आपको एडी की जगह क्या लिखा हुआ हो सकता है? अहेरी। अगर ऐसा भी लिखा है तो आंसर आपका यही होगा, एडी या अहेरी। ठीक है दोस्तों, अब जो एडी थे, जो एडी देवता हैं, ये शिकार के बहुत ज्यादा शौकीन थे। एक स्टोरी है इनकी। तो इनका एक कुत्ता, जो इनका कुत्ता है, और इनके पास था एक बाज, जो जब भी ये शिकार पे जाते थे तो इनके साथ जाया करते थे। तो इनका कुत्ता था कठुआ, और जो इनका बाज था उसका नाम है झपुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों इनके साथ शिकार पे गए हुए थे। तो काफी ढूंढने के बाद जब एडी को शिकार नहीं मिलता है तो एडी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। अब ये करते क्या है, एक पैर में ये बाज को बांधते हैं और एक पैर में एक कुत्ते को बांध लेते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, एडी को जाने से पहले उनकी मां ने उनसे मना किया था, क्योंकि उन्होंने एक दुष्स्वप्न देखा था जिसमें उन्हें किसी अहित होने की अंदेशा हुआ था। अब होता क्या है कि जंगल में अचानक से उनके जो ये जानवर होते हैं, एडी तो सो रहे होते हैं, तो इनके जानवरों के सामने एक हिरन आता है। अब हिरन को पकड़ने के लिए दोनों विपरीत दिशाओं में भागते हैं, दोनों बाज और कुत्ता, जिसकी वजह से एडी के शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं। ये कुछ लोक गाथाओं में वर्णन किया गया है, जिससे एडी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से एडी की आत्मा, ठीक है दोस्तों, तो एडी की आत्मा विचरण करती है। ठीक है, तो बाद में इन्हीं को देव तुल्य मानकर पूजा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो जो एडी हैं उनका मूल नाम है ट्यूना और इनके भाई का नाम है ब्यूना। एडी का जो कुत्ता है वो है कठुआ और एडी के पास जो बाज है वो है झपुआ। उसके अलावा इनके पास एक धनुष रहता है और एक तीर रहता है। ठीक है दोस्तों, तीर धनुष वाले, क्योंकि शिकारी देवता है। उसके अलावा जो एडी का मूल स्थान माना जाता है, वो माना जाता है, इनका मूल स्थान जो है वो है ब्यानधुरा। अब ब्यानधुरा कहां पर को पड़ता है? तो ब्यानधुरा ये पड़ेगा आपका चंपावत में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। तो ब्यानधुरा इनका मूल स्थान माना जाता है। यहाँ पर कोई एडी का मंदिर है, और ध्यान रखिएगा एडी के मंदिर में सिर्फ 4 दीवारियां होती है, कोई छत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और एडी का जो मूल स्थान है, जो मंदिर है, ये आबादी से, जो आबादी है उससे कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, जो एडी के पुजारी होते हैं ये है चौड़ा कोटि ब्राह्मण। जो एडी के पुजारी रहेंगे वो कौन रहेंगे? चौड़ा कोटि ब्राह्मण। याद रखिएगा, चौड़ा कोटि ब्राह्मण कौन होते हैं? एडी के पुजारी, एडी देवता के पुजारी हैं, जो इन मंदिरों में पूजा करवाते हैं, वो चौड़ा कोटि ब्राह्मण है। नवरात्रि के मौसम में
ठीक है दोस्तों, जब भी नवरात्रि आती है तो उस समय इधर क्या लगता है, मेला। उसके अलावा जो एडी के मंदिर हैं अलग अलग जगह पे, एक मंदिर है एडीधो देवस्थल बोलते हैं इसे। तो एडीधो देवस्थल कहाँ स्थित है, पेपर में से भी पूछ सकते हैं। एडीधो देवस्थल कहाँ स्थित है, तो एडीधो देवस्थल मिलेगा आपको जैती। ठीक है दोस्तों, जैती के पास, जैती कहाँ है, लमगढ़ा विकास खंड में, और लमगढ़ा कहाँ है, अल्मोड़ा। तो याद रखिएगा जो एडीधो देवस्थल है वो कहाँ है, वो है जैती, लमगढ़ा, अल्मोड़ा में। अगर जिले का नाम बोले तो अल्मोड़ा, विकासखंड का नाम बोले तो लमगढ़ा, और लोकेशन अगर बोले तो जैती। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ध्योली डांडा एक और है, यहाँ पर को भी एडी का मंदिर है। तो ये ध्योली डांडा ये सोमेश्वर मार्ग में, ठीक है दोस्तों, तो सोमेश्वर मार्ग में उन्नत पर्वत, सोमेश्वर मार्ग में, ये भी अल्मोड़ा में ही पड़ेगा, सोमेश्वर मार्ग में उन्नत पर्वत पर ध्योली डांडा इनका एक देवस्थल है। उसके अलावा इनका एक और एडी धुरा, ये भी एक देवस्थल है या मंदिर है यहाँ पर को एडी का, ये पड़ेगा लुवा कोट, और लुवा कोट कहाँ है, लोहा घाट में। लोहा घाट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, चंपावत में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इनके फेमस मंदिर हैं जहां पर को लोग जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एडीधो देवस्थल कहाँ है, जैती, लमगढ़ा, अल्मोड़ा में। उसके अलावा ध्योली डांडा, ये इधर भी एक एडी का मंदिर है, ये है उन्नत पर्वत, सोमेश्वर मार्ग में। और एडीधुरा ये है लुवा कोट, लोहा घाट, चंपावत में। तो एडी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एक आप ध्यान रखिएगा, इनको शिकारी देवता के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा जो धनुष और तीर, धनुष और बाण, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धनुष और बाण वाले देवता कौन है, उत्तराखंड में धनुष बाण वाले देवता कौन है, तो ये हैं एडी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन है एडी से संबंधित, हो सकता है पेपर में पूछे जा सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड के पेपर में बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं, बहुत अटपटे से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन सबको नोट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया दोस्तों कि द्वि और त्रिलेख वाले सिक्के किस काल की जानकारी देते हैं। तो याद रखिएगा कि द्वि और त्रिलेख वाले सिक्के जानकारी देते हैं हमें यौधेय काल की। ठीक है दोस्तों, एक यौधेय वंश उत्तराखंड में किसी भाग पे राज करता था, ऐसी जानकारी हमें मिली है द्वि और त्रिलेख वाले सिक्कों से। तो यौधेय काल की जानकारी हमें ये दोनों सिक्के देते हैं। अब देखिए, यौधेय से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। तो यौधेय जो समकालीन है, ये समकालीन माने जाते हैं किनके, ये माने जाते हैं कुड़िंदों के समकालीन। ठीक है दोस्तों, तो कुड़िंदों के समकालीन माने जाते हैं यौधेय। ठीक है, अब ये जो इनके सिक्के हैं वो हमें किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, ये देहरादून में जौनसार भाबर, एक तो इधर से मिले, दूसरा कालो डांडा। ठीक है दोस्तों, ये कहां है, पौड़ी। तो कालो डांडा, पौड़ी और जौनसार भाबर देहरादून से हमें इस यौधेय काल के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, इन सिक्कों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इन सिक्कों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके अतिरिक्त क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो यौधेय वंश था, इनके अधिशास्त्र देव कौन थे या इनके कुल देवता कौन थे। तो ऐसा माना जाता है कि इनके कुल देव कौन है, कार्तिकेय, क्योंकि ये जो सिक्के हैं इनमें इनका चित्र अंकित है कार्तिकेय का। तो जो इनके कार्तिकेय हैं वो इनके अधिशास्त्र देव हैं या कुल देव हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका, ये भी इसी काल की है। तो बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून के पास यमुना नदी, जो हम बोल सकते हैं, सॉरी देहरादून यमुना नदी तट पर स्थित है ये बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका। और बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो शील वर्मन ने इस यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था।
तो यौधेय से संबंधित ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। तो द्वि और त्रिलेख वाले सिक्के किस काल की जानकारी देते हैं, हमें यौधेय काल की जानकारी देते हैं। यौधेय किसके समकालीन माने जाते हैं, ये कुलिंदों के समकालीन माने जाते हैं। ये सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, देहरादून में जौनसार भाबर और पौड़ी के कालोरांडा से। इन सिक्कों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और इन सिक्कों में एक चित्र अंकित है, किसका, कार्तिकेय का, जिससे जानकारी मिलती है कि कार्तिकेय इनके अधिशास्त्र देव हैं, इनके कुल देव हैं। उसके अलावा बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया, शीलवर्मन ने। और यह यज्ञ वेदिका कहाँ स्थित है, यमुना नदी के तट पर। तो ये सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा, सभी को नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है हमें, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया गया है। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा गया है हिमवंत। पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया, हिमवंत का। अब दूसरा क्वेश्चन कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए, तो बौद्ध साहित्य जितने भी हैं उनके लिए प्रयोग हुई है पाली भाषा। ठीक है दोस्तों, तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया बौद्ध साहित्यों में। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो पुराण है, अगर हम पुराणों की बात करें, पुराणों में उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया। एक में बोला गया मानस खंड, जो कि वर्तमान कुमाऊं के लिए प्रयोग हुआ है शब्द, जो वर्तमान कुमाऊं है उसके लिए पुराणों में मानस खंड, और वर्तमान गढ़वाल के लिए केदार खंड, जो वर्तमान गढ़वाल है उसके लिए केदार खंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर हम बात करें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को बोला गया है उत्तर कुरु क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, उत्तर कुरु या उत्तर कुरुओं का क्षेत्र। तो ऐतरेय ब्राह्मण में प्रयोग किया गया उत्तर कुरुओं का क्षेत्र। उसके अलावा जो उत्तराखंड के लिए अलग अलग नाम अलग अलग ग्रंथों में, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें मिलते हैं, उसमें बोला गया है पूर्ण भूमि, ये भी उत्तराखंड के लिए ही प्रयोग हुए नाम। उसके अलावा बोला गया है ऋषि भूमि, ऋषि भूमि, तपोभूमि और बद्रिकाश्रम, अलग अलग नाम प्रयोग किए गए हैं अलग अलग धर्म ग्रंथों में। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, तपोभूमि, पर्वत भूमि, बद्रिकाश्रम, इन नामों से भी उत्तराखंड को पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पुराणों में है मानसखंड और केदारखंड, ऐतरेय ब्राह्मण में बोला गया उत्तर कुरु, और बौद्ध साहित्यों में जो नाम प्रयोग किया गया वो है हिमवंत। और बौद्ध साहित्यों की भाषा कैसी है, पाली भाषा। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए दोस्तों, किसी से भी कुछ भी आ सकता है, आप ये मान के चलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सारे के सारे आपके सामने ला सकूं। तो अलग अलग जगह से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ताकि आपको अलग अलग जगह जानकारी के लिए भटकना ना पड़े। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया दोस्तों, समुद्रगुप्त के अभिलेख में किन शासकों का उल्लेख मिलता है, या गुप्त काल के जो अभिलेख हैं उनमें किन शासकों का उल्लेख मिलता है। तो इनमें उल्लेख मिलता है हमें कुलिंद शासकों का, जो कुलिंद शासक थे उनका उल्लेख मिलता है हमें, जो समुद्रगुप्त के अभिलेख या गुप्तकालीन अभिलेख है उनसे। अब कुलिंद शासकों का भी डायरेक्ट उल्लेख नहीं मिलता है, जो बेसिकली उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर का। तो याद रखिएगा कुलिंदों की राजधानी क्या थी, कार्तिकेयपुर। इसका उल्लेख जो मिलेगा आपको समुद्रगुप्त के अभिलेख में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और यहां से जानकारी मिलती है कि जो रामगुप्त हैं गुप्तकालीन, ठीक है ना, जो रामगुप्त हैं उनका युद्ध किसके साथ हुआ था, कुलिंदों के साथ हुआ था। ये जानकारी भी हमें इन अभिलेखों से मिलती है कि रामगुप्त का युद्ध कुलिंदों के साथ हुआ था। उसके अतिरिक्त जो गुप्त काल के अलग अलग जो अभिलेख हैं उनमें जिन राजाओं का वर्णन मिलता है
तो कुनिंदों के सबसे महान राजा जो थे वो थे अमोधभूति। तो कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से शासक का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में मिलता है। तो इनमें से किसी का भी नाम आएगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अमोधभूति ये कुनिंदों के सबसे शक्तिशाली राजा हैं, अमोधभूति। उसके अलावा मृगभूति, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा विजयभूति, ये सभी राजाओं का उल्लेख हमें किसमें मिलता है, गुप्तकालीन अभिलेखों में। उसके अतिरिक्त आप याद रखिए गोहमित्र, ठीक है, गोहमित्र, आसेन, उसके अलावा शिवदत्त, ठीक है, हरिदत्त और शिवपालित और लास्ट जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है शिवरक्षक। तो इन सभी कुनिंद शासकों का उल्लेख मिलेगा हमें गुप्तकालीन अभिलेखों में, ठीक है दोस्तों। तो कुनिंद शासकों का उल्लेख मिलेगा गुप्तकालीन अभिलेखों में, समुद्रगुप्त के अभिलेखों में। और जो मेन उल्लेख मिलता है वो मिलता है इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर का। तो हम कह सकते हैं कि कुनिंदों की राजधानी क्या थी, कार्तिकेयपुर थी। और हम यहां से यह भी पता चलता है कि जो रामगुप्त थे उनका युद्ध कुनिंदों के साथ हुआ था। उसके अलावा जिन राजाओं का वर्णन मिलता है उसमें है अमोधभूति, मृगभूति, विजयभूति, गोहमित्र, आसेन, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और शिवरक्षक। तो इन सभी राजाओं का उल्लेख मिलता है गुप्तकालीन अभिलेखों में, ठीक है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। तो ध्यान रखिएगा, गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पे राज किया। जो कुमाऊं पे जब गोरखा शासन स्थापित हुआ था तो कुमाऊं पे गोरखा शासन 1790 से 1804 तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो लगभग 24 से 25 साल गोरखाओं ने कुमाऊं पे राज कर रखा है। उसके अलावा जो गढ़वाल की अगर हम बात करें तो 1790 में तो कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हो गया था और गढ़वाल में स्थापित होता है 1803 या 1804 से 1814 तक, ठीक है दोस्तों। 1814 में, ठीक है, जो खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, ठीक है, प्रद्युम्न शाह, खुड़बुड़ा का युद्ध जो होता है देहरादून में, वहां पर को प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं। और फिर 1814 में जो अंग्रेजों के साथ गोरखाओं की होती है सुगौली की संधि, ठीक है दोस्तों, सुगौली की संधि होती है। उसके बाद जो उत्तराखंड है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो होती है कुमाऊं कमिश्नरी और एक होती है टिहरी रियासत, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरी का पूरा कंट्रोल होता है किसके पास, अंग्रेजों के पास। और जो टिहरी रियासत होती है वो होती है परमार वंश के पास, ठीक है दोस्तों। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। तो कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 में, गढ़वाल में 1803 में, ठीक है दोस्तों। कब से कब तक रहा, 1814 तक। 1814 में हुई सुगौली की संधि, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अशोक चल ने कुमाऊं और गढ़वाल पे किस वर्ष आक्रमण किया था। ये नेपाल शासक थे अशोक चल, इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल पे आक्रमण कब किया था और उस समय कुमाऊं और गढ़वाल के राजा कौन थे, उनके नाम लिखने। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिससे आपको अनुमान लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान से नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 kg का सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है पेपर में क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है। 5.2 kg का सोने का मुकुट किस स्थान से प्राप्त हुआ है, नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन या जानवरों के अंग किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थान है मलारी गुफा चमोली। तो मलारी गांव है, वहीं ये गुफा मिली है, मलारी गुफा। ये पड़ती है कहां, चमोली में। और इसकी खोज की गई थी 1956 में शिव प्रसाद डबराल। तो डबराल जी ने इसकी खोज की थी। तो याद रखिएगा, मलारी गुफा चमोली, जिसकी खोज की गई थी 1956 में डबराल जी के द्वारा, वहां से ये सभी हमें चीजें प्राप्त हुई हैं। अब इसके अतिरिक्त तो और कुछ पॉइंट, जैसे नीले रंग के
शैल चित्र, तो शैल चित्र मतलब पत्थरों में बने हुए चित्र की बात हो रही है। तो नीले रंग के शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हमें हुडली, जो कि पड़ता है कहां? उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों। उसके अतिरिक्त तांबे की 8 मूर्तियां, तांबे की 8 मूर्तियां, ये मानव आकृति की मूर्तियां हैं। ये कहां से प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई हैं बनकोट, जो कि पड़ेगा पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों। तो तांबे की 8 मूर्तियां मिली हमें बनकोट पिथौरागढ़ से। उसके अलावा पाषाण कालीन, तो जो स्टोन एज थी उस समय का पाषाण कालीन सभागार, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग जो है सभागार, जहां पर को शवों को रखा जाता था या दफनाया जाता था, या बोल सकते हैं कप मार्क्स होते हैं। तो कहां से मिले हैं ये सब? तो पाषाणकालीन सभागार, या फिर शवागार या कप मार्क्स, ये किस स्थान से मिले? ये मिले हमें रामगंगा घाटी से। तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये सब भी इसके साथ, नीले रंग के शैल चित्र हुडली उत्तरकाशी से, जिला सिंपल उत्तरकाशी। तांबे की 8 मूर्तियां, ये मानव आकृति की मूर्तियां, ये बनकोट पिथौरागढ़ से। पाषाणकालीन सभागार मिला हमें रामगंगा घाटी से। और 5.2 kg का सोने का मुकुट, मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल, ये सब मिले हमें मलारी गुफा चमोली से। ठीक है दोस्तों। इसकी खोज की थी 1956 में डबराल जी ने। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इनको सबको नोट कर लीजिए, पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के किस मसाले को जीआई टैग, ठीक है दोस्तों, जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला है। जैसे हम देखते हैं दार्जिलिंग की चाय पत्ती, ठीक है, और या कोल्हापुरी चप्पल, ये सभी जीआई टैग है। ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड के किस मसाले को जीआई टैग मिला है? तो या जीआई टैग दिया गया था पास में। तो उत्तराखंड का मसाला है तेज पत्ता। तो उत्तराखंड के तेज पत्ते को जीआई टैग दिया गया। कब? ये दिया गया था 2016 में। ठीक है दोस्तों। तो 2016 में जीआई टैग मिला तेज पत्ते को, किस नाम से? मीठा तेज पत्ता, इस नाम से मिला इसको जीआई टैग। ठीक है दोस्तों। जो तेज पत्ता है उसका वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है सिनेमोमम। ठीक है दोस्तों, सिनेमोमम तमाला, ये याद रखिएगा। तो सिनेमोमम तमाला, तो सिनेमोमम तमाला इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये किस कुल का पौधा है? तो लॉरेंसी कुल का। तो किस कुल से बिलोंग करता है? लॉरेंसी कुल से ये बिलोंग करता है। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। जीआई टैग मिला था तेज पत्ते को 2016 में, मीठा तेज पत्ता इस नाम से इसको जीआई टैग मिला है। और ये सिनेमोमम तमाला इसका वैज्ञानिक नाम है, लॉरेंसी कुल का ये पौधा है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन को नोट करते जाइए साथ साथ वीडियो पॉज करके। और आई होप आपको इस सेशन में मजा आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य जल दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य जल दिवस या उत्तराखंड राज्य जल दिवस मनाया जाता है हर साल 25 मई को। अभी आने वाली है दोस्तों। तो 25 मई को मनाया जाता है राज्य जल दिवस, जिसमें जल संरक्षण से रिलेटेड कुछ मुहिमें चलाई जाती हैं और कुछ समाज को संदेश दिया जाता है। तो राज्य जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है उत्तराखंड में 25 मई को। इसके अतिरिक्त तो कुछ अन्य दिवस हैं दोस्तों, आप उनको भी नोट कर लीजिए। तो पहला जो दिवस आप देखिए तो गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस, क्योंकि गंगा की सफाई से रिलेटेड काम चलते रहते हैं। तो गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस ये मनाया जाता है हर साल 2 मई को। ये मनाया जाएगा हर साल गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस, ये प्रतिवर्ष 2 मई को मनाया जाता है। उसके अलावा उत्तराखंड को मैं यूके लिख देता हूं। तो उत्तराखंड हरियाली दिवस, उत्तराखंड हरियाली दिवस, ठीक है। तो उत्तराखंड हरियाली दिवस ये मनाया जाता है 5 जुलाई को हर साल, ठीक है। तो 5 जुलाई को हर साल मनाया जाता है उत्तराखंड हरियाली दिवस। उसके अलावा उत्तराखंड वृक्ष रोपण दिवस या वृक्षारोपण दिवस भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं। तो उत्तराखंड वृक्ष रोपण दिवस ये मनाया जाता है 25 जुलाई को,
ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो अगला दिवस है उत्तराखंड का प्रेरणा दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेरणा दिवस ये हर साल मनाया जाता है किस दिन? उत्तराखंड प्रेरणा दिवस ये हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा कुमाऊं भाषा दिवस या कुमाऊनी भाषा दिवस ये हर साल मनाया जाता है कब? 1 सितंबर को। और इसी के साथ साथ गढ़वाली भाषा दिवस ये किस साल ये हर साल मनाया जाता है 2 सितंबर को। तो ये कुछ अन्य दिवस हैं, आप इनको भी ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। तो राज्य जल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। उसके साथ साथ जो गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस हर साल मनाया जाता है 2 मई को। उत्तराखंड हरियाली दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जुलाई को। उत्तराखंड वृक्षारोपण या वृक्षारोपण दिवस ये मनाया जाता है 25 जुलाई को। उत्तराखंड प्रेरणा दिवस ये हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। कुमाऊं भाषा दिवस ये हर साल मनाया जाता है 1 सितंबर को। और गढ़वाली भाषा दिवस ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं दोस्तों, सभी को आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। पेपरों में डेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो आप ध्यान रखिएगा इन सभी का। तो क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय के शिक्षक अरविंद मिश्रा ने लगातार कितने घंटे कितने समय तक व्याख्यान जो लेक्चर देके विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो लगातार कितने घंटे पढ़ाया था अरविंद मिश्रा ने विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए? तो इन्होंने पढ़ाया था 139 घंटे 42 मिनट 49 सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, अरविंद मिश्रा ने 139 घंटे 42 मिनट और 49 सेकंड लगातार पढ़ा के इस विश्व रिकॉर्ड को बनाया था। और ये किस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं? ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय, जो कि स्थित है कहां? देहरादून में। ठीक है दोस्तों। इनके चेयरमैन है कमल घनसाला। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखिए। ग्राफिकेरा ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो 139 घंटे 42 मिनट 49 सेकंड किसने पढ़ाया था? अरविंद मिश्रा ने पढ़ाया था। ठीक है, बिलोंग करते हैं ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय से। तो ये विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आई होप दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ नए क्वेश्चन जैसे लगे होंगे। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उत्तराखंड के पेपर में आप जानते ही हैं क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा पता नहीं चलता है, कुछ टफ भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं, कभी कभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, वही पेपर में आ जाते हैं। तो आप इन सभी को नोट करते हुए चलिए और बताइएगा कि ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो इस टाइप की वीडियोस लाने का हमारा और ज़्यादा मन करता है। ठीक है, तो ये सभी वीडियोस आपको हम मुफ्त में अवेलेबल करवाते हैं। जहाँ से भी हमें डेटा मिलता है हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको इधर उधर जानकारी के लिए भटकना ना पड़े। तो आई होप दोस्तों इस सीरीज में आपको मजा आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।